डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को विजयदशमी की बहुत सी शुभकामनाएं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मुख्य समाचार से। जैविक ईंधन का वैश्विक गठबंधन जीबीए अब भारत में अपना सचिवालय करेगा स्थापित। भारत ने जीबीए के लिए मेजबान देश समझौते एससीए पर किए हस्ताक्षर। जैव ईंधन के वैश्विक उपयोग को बढ़ावा देना है जीपीए का उद्देश्य। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए दिशा निर्देश जारी। प्रधानमंत्री ने 16 सितंबर को की थी इस योजना की शुरुआत। अभिनव परियोजनाओं को लागू करने के लिए 60% या 30 करोड़ रुपए तक की दी जाएगी वित्तीय सहायता। उभरती तकनीकों पर ध्यान किया जाएगा केंद्रित। हरियाणा के कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शुक्रवार को हरियाणा मंडियों का किया दौरा। कहा, हमारी सरकार कर रही है किसानों की समस्याओं को दूर करने का प्रयास। अब तक हरियाणा की मंडियों में 5 लाख मीट्रिक टन की हुई खरीदारी। उच्च गुणवत्ता वाले गेहूं की प्रजातियों की बुआई का सही समय 15 अक्टूबर से हो रहा है शुरू। 15 नवंबर तक होगी ये बुआई। इसके बाद 15 दिसंबर से 20-25 दिसंबर तक मध्यम और देरी वाली प्रजातियों की होगी बुआई। देश के कई राज्यों में अभी भी बारिश का दौर जारी। अगले 2-3 दिनों में कई राज्यों के अलग अलग स्थानों पर तेज वर्षा की संभावना। बंगाल की खाड़ी में बन सकता है चक्रवाती तूफान। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में हो सकती है छिटपुट बारिश। मुख्य समाचार के बाद खबरें विस्तार से। भारत ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस जीबीए के साथ मेजबान देश समझौते एचसीए पर हस्ताक्षर किए हैं, ताकि भारत में अलायंस का सचिवालय आधिकारिक रूप से स्थापित किया जा सके। मंत्रालय ने कहा है कि ये समझौता जीबीए को भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय कर्मचारियों के संयोजन के साथ भारत में अपना सचिवालय स्थापित करने में सक्षम बनाएगा, जो इसे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 अक्टूबर को समझौते पर हस्ताक्षर और अनुसमर्थन को पहले ही मंजूरी दे दी थी। जीबीए में भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों कर्मचारी शामिल होंगे, जिससे जीबीए अपने इच्छित उद्देश्यों को पूरा करने में सक्षम होगा। वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन को 9 सितंबर 2023 को भारत के G20 प्रेसिडेंसी के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री और अर्जेंटीना, बांग्लादेश, ब्राजील, इटली, मॉरिशस, सिंगापुर, यूएई और यूएसए सहित 8 अन्य देशों के नेताओं द्वारा लॉन्च किया गया था। इस अनूठी बहुहितधारक पहल का उद्देश्य फीड स्टॉक उपलब्धता, अनुकूल नीति ढांचे को विकसित करने, बायोमास आपूर्ति श्रृंखला में सुधार जैसी प्रमुख चुनौतियों का समाधान करके जैव ईंधन के वैश्विक उपयोग को बढ़ावा देना है। इसके अतिरिक्त जीबीए जैव ईंधन उत्पादन में निवेश को आकर्षित करना चाहता है, विशेष रूप से स्वच्छ खाना पकाने के लिए। साथ ही जैव ईंधन के लिए सामान्य तकनीकी मानकों और प्रमाणन को परिभाषित करने की दिशा में भी काम कर रहा है, ताकि उनके वैश्विक अपनाने को प्रोत्साहित किया जा सके। इसके लॉन्च के बाद से गठबंधन ने जबरदस्त विकास देखा है। 1 साल से भी कम समय में इसकी बढ़कर 27 देशों और 12 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों तक पहुंच गई है। भारत में जीबीए सचिवालय की स्थापना से भारतीय जैव ईंधन विशेषज्ञों के लिए रोजगार के नए अवसर खुलने की उम्मीद है। ये भारत के निजी क्षेत्र को जैव ईंधन उद्योग में अपनी विशेषज्ञता और नवाचार दिखाने के लिए एक मंच भी प्रदान करेगा। ये पहल भारत के आत्मनिर्भर भारत दृष्टिकोण के अनुरूप है।
आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। हरियाणा के कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा मंडियों का दौरा किया। नायब सिंह सैनी किसानों की समस्याओं को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि हमारे सभी नवनियुक्त विधायक मंडियों का दौरा कर रहे हैं। अभी तक हमारी हरियाणा की मंडियों में जो खरीदारी हुई है वो 5 लाख मीट्रिक टन है। सभी नवनियुक्त विधायक सभी मंडियों के अंदर हैं। किसान को किसी प्रकार की समस्या या दिक्कत न रहे। मैं स्वयं पीपली मंडी में हूं। किसानों को दिक्कत समस्या नहीं आनी चाहिए। अभी तक हरियाणा प्रदेश की जो मंडियां हैं उसके अंदर हमारा जो परचेज हुआ है लगभग 5 लाख मीट्रिक टन हमने यहाँ पर परचेज किया है। आज के दौर में गेहूं की खेती ने किसानों को मालामाल बनाने का रास्ता खोल दिया है। विशेषज्ञों के अनुसार गेहूं की खेती करते वक्त कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखकर और सही देखभाल से लाखों का मुनाफा कमाया जा सकता है। गेहूं की खेती में खाद और उर्वरक का सही तालमेल उत्पादन को दुगना करने में सहायक होता है। विशेषज्ञों के अनुसार गेहूं की बुआई का सही समय 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच होता है। इस दौरान उच्च गुणवत्ता वाली प्रजातियों की बुआई की जाती है। इसके बाद 15 दिसंबर से 20-25 दिसंबर तक मध्यम और देरी वाली प्रजातियां बोई जाती हैं। गेहूं की बुआई से पहले खेत की जुताई कर उसे नमी युक्त बनाना चाहिए ताकि फसल अच्छी तरह से जम सके। अगर आप 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच बुआई कर रहे हैं तो 1 बीघा भूमि के लिए 25 किलोग्राम बीज पर्याप्त होगा। यदि आप देर से बुआई कर रहे हैं तो बीज की मात्रा 25 से बढ़ाकर 35 किलोग्राम करनी पड़ती है। उर्वरकों में संतुलन बनाए रखना भी ज़रूरी है। गोबर और कंपोस्ट की कमी होने पर नाइट्रोजन, यूरिया, डीएपी, फास्फोरस, सिंगल सुपर फास्फेट, एसएसपी और न्यूरोटा पोटाश का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके साथ ही बुआई के समय 5 किलोग्राम सल्फर और 3 किलोग्राम जिंक सल्फेट का प्रयोग करना लाभकारी होता है। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत अभिनव परियोजनाओं को लागू करने के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। प्रधानमंत्री ने 16 सितंबर को इस योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के अंतर्गत अभिनव परियोजनाओं में छत पर सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकियों, व्यापारिक मॉडल और एकीकृत तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसका उद्देश्य नए विचारों को आगे बढ़ाने में स्टार्टअप से जुड़े संस्थानों और उद्योगों की पहचान करना और उन्हें सहयोग देना शामिल है। इसमें छत पर सौर ऊर्जा को इलेक्ट्रिक वाहनों और बैटरी स्टोरेज के साथ जोड़ने जैसी उभरती तकनीकों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा है कि राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान इस अभिनव परियोजना के लिए योजना कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में काम करेगा। चयनित परियोजनाओं को लागत का 60% या 30 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। केंद्र सरकार ने इस साल फरवरी में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को मंजूरी दी थी। इसका उद्देश्य छत पर सौर ऊर्जा क्षमता की हिस्सेदारी बढ़ाना और आवासीय घरों को स्वयं बिजली का उत्पादन करने के लिए सशक्त बनाना है। हर घर पर छत हो और हर छत पर सूरज का पहरा, छट जाए अंधेरा फिर फैला जो गहरा हो। सूर्य की अपार शक्ति को प्रेरणा बना भारत आज अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में एक वैश्विक बदलाव की नींव रख रहा है। आज अगर देश सौर ऊर्जा के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा है तो इसका आधार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शिता एवं दृढ़ संकल्प है। आत्मनिर्भर ऊर्जा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक पहल है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इसके तहत सरकार की तैयारी हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली का इंतजाम करने की है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत 75,000 करोड़ रुपए के प्रावधान से 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर लगाकर देशवासियों को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। నా పేరు కె రాజశేఖర్. ఇంతకు ముందు కంటే ఇప్పుడు మాకు చాలా బిల్లు తక్కువ వస్తున్నది. ఈ యొక్క సోలార్ ప్యానల్ ఇన్స్టాలేషన్ మాకు చాలా ఈజీగా ఉంది. లైఫ్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ లాగా కాబట్టి మనకు ఇది దీనివల్ల వచ్చే బెనిఫిట్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి స్పేస్ కన్స్టెంట్ అనేది ఇది పెద్దగా నేను నష్టమని అయితే నేను అనుకోను. इस योजना के माध्यम से
एक ओर जहां देशवासी हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली का लाभ ले रहे हैं, वहीं अतिरिक्त उत्पादन से अपनी आय में भी बढ़ोतरी कर रहे हैं। आज हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को भी सौर ऊर्जा से चार्ज किया जा रहा है। তেওঁক আহি ক'লে যে না আপোনাৰ এই ঘৰটো এনেইহে আছে, তাৰ ওপৰত আমিও নাই দিওঁ। গতিকে মোৰ কোনো স্পেচৰো কোনো প্ৰব্লেম নহ'ল। এতিয়া মই লগে লগে মাৰ্চ মাহৰ লাষ্টৰ ফালে অনলাইনত এপ্লাই কৰিম। বেনিফিট এতিয়ালৈকে মই পাইছোঁ। আশা কৰোঁ এই মাহত পূৰা বিলত আৰু পাম। গতিকে মই এইটো বেয়া নহয়, ছাজেষ্ট কৰোঁ। ମୋର ନାମ ଶ୍ରୀ ଭରତ ସ୍ୱାଇଁ, ବିଳାସୀ କଟକ। ମୁଁ ମୋର ଛାତ ଉପରେ ଗୋଟେ 3 କିଲୋୱାଟ୍ର ଗୋଟେ ସୋଲାର ୟୁନିଟ୍ ମୋର ହେଉଛି। ଆଗେ ମୋର ଆସୁଥିଲା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବିଲ୍ ମାସକୁ 2,500-3,000। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟା କମି କମିକି ବର୍ତ୍ତମାନ 0 ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता के रूप में हर परिवार को 78,000 रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। हर घर तक सोलर पहुंचाने और उपभोक्ताओं को सहायता के लिए pmsuryaghar.gov.in पोर्टल बनाया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से 100% ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा आज 1,30,00,000 से ज्यादा परिवार प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। સોલર લેવા માટે સૌથી પહેલા તો દરેકે દરેક ડિસ્કોમનો વીજ પુરવઠો હોવો જરૂરી છે। સોલર સિસ્ટમ લગાડવાનું એકદમ ઇઝી અને એકદમ સરળ છે, જેને કારણે સૌથી વધારે કસ્ટમરને પણ ફાયદો થાય છે। पोर्टल पर उपभोक्ता 7% के ब्याज पर लोन भी प्राप्त कर सकते हैं और आवश्यक छत क्षेत्र, भुगतान अवधि, लागत, निवेश पर रिटर्न और बिजली बिल सहित कार्बन उत्सर्जन में बचत का अनुमान भी लगा सकते हैं। इस योजना के माध्यम से देश की सौर क्षमता में 30,000 मेगावाट की वृद्धि होगी। 17 लाख से ज्यादा लोगों को विनिर्माण, आपूर्ति, बिक्री और इंस्टॉलेशन जैसे क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर दिए जा रहे हैं, जिससे 72 करोड़ टन कार्बन उत्सर्जन को कम किया जा सकेगा। विकसित भारत को सशक्त करती, देश को समर्पित इस योजना की प्रगति, इस योजना के लाभार्थी बनकर आत्मनिर्भर ऊर्जा की ओर कदम बढ़ाते हैं। आइए सोलर अपनाते हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। देश के कई राज्यों में अभी भी बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिन में तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, कर्नाटक, गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र के अलग अलग स्थानों पर तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। वहीं दक्षिण बंगाल की खाड़ी के मध्य भागों में आज चक्रवाती तूफान बनने की संभावना भी जताई गई है। साथ ही मौसम विभाग ने कहा है कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी छिटपुट बारिश होने की उम्मीद है। स्लॉथ भालू की एक बड़ी आबादी भारतीय उपमहाद्वीप में पाई जाती है, लेकिन आज ये अद्भुत प्रजाति अपने अस्तित्व को लेकर खतरे का सामना कर रही है। इनके संरक्षण और पर्यावास को लेकर जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से हर साल 12 अक्टूबर को विश्व स्लॉथ बेयर दिवस मनाया जाता है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ये अद्भुत स्लॉथ भालू है। खूबसूरत काले लंबे फर और घुमावदार पंजे। दुनिया भर में पाई जाने वाली भालू की सभी 8 प्रजातियों में सबसे लंबे। ये बड़े पैमाने पर भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाते हैं। स्लॉथ भालू की कुल आबादी का लगभग 90% पश्चिमी घाट क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये वो पर्वतीय क्षेत्र हैं जिसमें पश्चिमी भारत की तट रेखा के समानांतर और कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्र शामिल हैं। देश में स्लॉथ भालू की आबादी लगभग 6,000 से 11,000 तक होने का अनुमान है। लेकिन दुख की बात है कि ये प्रजाति आज देश में संकट की स्थिति में है। एक समय ये जंगली भालू भारत में स्वतंत्र रूप से घूमते थे, लेकिन दशकों से भारत में इनकी आबादी को विभिन्न खतरों का सामना करना पड़ा है, जिनमें जंगलों की अवैध कटाई, मानव वन्यजीव संघर्ष और अवैध वन्यजीव व्यापार शामिल हैं। स्लॉथ भालू की प्रजाति 400 से अधिक वर्षों से इंसान के शोषण का शिकार है। कलंदर नाम की खनाबदोश जनजाति ने मुगल काल में सम्राटों के लिए स्लॉथ भालू का नृत्य कराना शुरू किया,
जैसे जैसे भारत में साम्राज्य खत्म हुए, सड़क के किनारे नाचने वाले भालू का व्यापार ग्रामीणों और पर्यटकों के लिए सस्ते मनोरंजन में बदलता चला गया। पीड़ा में भी इन्हें नाचते कूदते हुए देखने के लिए लोग भुगतान करने लगे। स्लॉथ बेयर एक लीस्ट बहुत कम पढ़ाई किया जानवर है और उसका बिहेवियर, उसके बारे में बच्चा कब देता है, जंगल से माँ कब बच्चे को लेके आता है, ये सब वगैरह बहुत चीज़ में हम अज्ञानता हमारा पास रहता है, हमको मालूम नहीं है, हमको जानकारी नहीं है। स्लॉथ बेयर के प्रति अभी बहुत लोग को उसका इम्पोर्टेंस समझ में आ गया, उसका इकोसिस्टम में क्या रोल है समझ में आ गया। ये स्पीशीज़, जंगल को उपजाऊ बनाने वाला ये स्पीशीज़ कितना उपयोग और कितना इकोसिस्टम के लिए इम्पोर्टेंट है करने के लिए। विश्व स्लॉथ भालू दिवस मनाने का मकसद उनके संरक्षण और जंगलों में उनके सुरक्षित रहने और विचरण करने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने के प्रयास करना है। डीडी न्यूज के लिए सुमाना की रिपोर्ट। और आइए अब जान लेते हैं मंडी भाव। भारत से होने वाले लहसुन का निर्यात साल 2023-24 के दौरान बीते 5 सालों के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। दुनिया में चीन को लहसुन के सबसे बड़े उत्पादक के रूप में जाना जाता है, लेकिन हाल ही में चीन में लहसुन की पैदावार कम होने की वजह से वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भारत से रिकॉर्ड तोड़ लहसुन का निर्यात हुआ है। भारतीय लहसुन की मांग खास तौर पर पश्चिमी देशों से बढ़ी है। बता दें कि लहसुन के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीन की हिस्सेदारी 75% है, जो 23 मिलियन टन से अधिक है, जबकि 3.3 मिलियन टन से कम पैदावार के साथ भारत दूसरे स्थान पर आता है। लहसुन के बीते 5 साल को निर्यात के आंकड़ों पर नजर डालें तो भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2019-20 के दौरान भारत से होने वाला लहसुन का निर्यात 22,280 मीट्रिक टन का रहा था, जिसमें साल 2020-21 के दौरान कमी देखने को मिली और लहसुन का निर्यात 4,637 मीट्रिक टन घटकर 17,643 मीट्रिक टन पर आ गया, जबकि साल 2021-22 के दौरान लहसुन के निर्यात में इजाफा देखने को मिला और निर्यात फिर से 22,000 मीट्रिक टन के पार पहुंच गया। साल लहसुन के निर्यात में खासा इजाफा देखने को मिला। बीते 3 साल के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए लहसुन का निर्यात 57,346 मीट्रिक टन के पार पहुंच गया। इसी तरह साल 2023-24 के दौरान भारत से होने वाले लहसुन के निर्यात ने पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा और निर्यात का आंकड़ा 73,950 मीट्रिक टन के स्तर पर जा पहुंचा। यानी साल 2023-24 के दौरान भारत से होने वाले लहसुन के निर्यात में पिछले साल के मुकाबले 16,604 मीट्रिक टन की बढ़ोतरी हुई। लहसुन की पैदावार की बात करें तो मध्य प्रदेश सबसे बड़ा लहसुन पैदावार करने वाला राज्य है। मध्य प्रदेश तकरीबन 65% लहसुन की पैदावार करता है। इसके अलावा राजस्थान, उत्तर प्रदेश और गुजरात भी ऐसे राज्य हैं जहां लहसुन की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है और यहां पैदावार भी अच्छी होती है। इस साल लहसुन की पैदावार को देखें तो भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान लहसुन की कुल पैदावार 32,13,930 टन रही है, जबकि बीते साल इस दौरान लहसुन की उपज 32,39,453 टन रही थी। चीन के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्याज पैदा करने वाला देश है। भारत के लगभग सभी राज्यों में प्याज की खेती की जाती है, लेकिन महाराष्ट्र देश का सबसे बड़ा राज्य है जहां प्याज की पैदावार सबसे ज्यादा होती है। यहां बड़े पैमाने पर प्याज की खेती की जाती है। महाराष्ट्र की बाकी मंडियों के मुकाबले लासलगांव मंडी में प्याज की सबसे ज्यादा आवक देखने को मिलती है। उसके बाद मध्य प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात का स्थान आता है। वहीं बात प्याज की करें तो हाल ही में कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2023-24 के दौरान प्याज की पैदावार 242.44 लाख टन होने की उम्मीद है। प्याज के निर्यात को देखें तो दुनिया में भारतीय प्याज की काफी मांग है। एपीडा के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान भारत ने तकरीबन 17,17,439 मीट्रिक टन ताजा प्याज का निर्यात किया है, जिसकी कीमत लगभग 3,922 करोड़ रुपए है। आलू की उपज पर नजर डालें तो साल 2023-24 के दौरान आलू की पैदावार लगभग 570.49 लाख टन होने की उम्मीद है, जिसका मुख्य कारण बिहार और पश्चिम बंगाल में आलू की पैदावार में आई कमी का दर्ज होना है। कुल बागवानी फसलों की पैदावार को देखें तो 21 सितंबर को कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने विभिन्न बागवानी फसलों के क्षेत्रफल और पैदावार को लेकर तीसरा अग्रिम अनुमान जारी किया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान घरेलू स्तर पर देश में बागवानी फसलों की पैदावार लगभग 353.19 मिलियन टन होने का अनुमान जताया गया है।
बात निर्यात की करें तो देश से होने वाले ताजा सब्जियों के निर्यात में कमी देखने को मिली है। एपीडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2024-25 में अप्रैल से मई के महीने के दौरान देश से होने वाला ताजा सब्जियों का निर्यात 2,51,631 टन का हो सका है, जबकि बीते साल इस दौरान ताजा सब्जियों का निर्यात 4,65,510 टन रहा था। यानी बीते 2 महीनों के दौरान सब्जियों के निर्यात में 2,13,879 टन की कमी देखने को मिली है। और अब बात करेंगे मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम पंजाब और हरियाणा में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। पंजाब में इस समय धान की कटाई से लगभग 2 सप्ताह पहले सिंचाई बंद कर दें ताकि कटाई आसान हो सके और अगली रब्बी फसल की समय पर बुवाई हो सके। पंजाब में अगले कुछ दिनों तक मौसम के शुष्क रहने का अनुमान है। ऐसे में किसान कपास की फसल में जरूरत पड़ने पर सिंचाई करें। इसके साथ ही यहां मक्के की बालियों को हटाए बिना ही कटाई कर लें। पंजाब में ही इस समय किसान गन्ने को सहारा दें। इसके अलावा यहां तैयार मूंगफली की खुदाई करें। पंजाब में ये समय कद्दू वर्गीय सब्जियों के अलावा पालक, भिंडी और लोबिया की बुवाई के लिए उपयुक्त है। इसके अलावा यहाँ इस समय गाजर, मूली और शलजम की बुवाई भी की जा सकती है। पंजाब के किसान अभी मुख्य खेत में फूल गोभी की रोपाई कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ अमरूद के बागों में मक्खी से प्रभावित फलों को हटाएं और उन्हें नष्ट कर दें। वहीं हरियाणा की बात करें तो यहाँ इस समय कपास में सिंचाई न करें। यहाँ के किसानों को सलाह दी जाती है कि वे कपास को सूखा और साफ करके चुनें ताकि बाजार में उसकी अच्छी कीमत मिल सके। इसके अलावा कपास को गिरने से बचाने के लिए किसान हर 15 दिनों में कपास की चुनाई करें। हरियाणा के जिन किसानों ने धान की खेती की है वे धान की कटाई से लगभग 2 सप्ताह पहले खेतों में सिंचाई बंद कर दें ताकि कटाई में आसानी हो सके। हरियाणा में ही इस समय किसान 2 किलोग्राम प्रति एकड़ की बीज दर से लौकी, तोरई, करेला, पेठा और टिंडे की बुवाई करें, जबकि 1 किलोग्राम प्रति एकड़ की बीज दर कद्दू की बुवाई करें। हरियाणा में ही इस समय फूल गोभी की अगेती किस्मों की रोपाई करें। इसके अलावा यहाँ ये समय फलों के नए बाग लगाने के लिए भी उपयुक्त है। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। शलजम को तो वैसे सभी तरह की मिट्टी में बोया जा सकता है, लेकिन दोमट मिट्टी सबसे उत्तम होती है। शलजम के खेत से जल निकास की समुचित व्यवस्था जरूरी है। पूसा कंचन, पूसा श्वेता और पंजाब श्वेत, पूसा स्वर्णिमा, पूसा कंचन और स्नोबॉल इसकी प्रमुख किस्में हैं। एक हेक्टेयर खेत के लिए 3 से 4 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है। शलजम की खेती के लिए खेत को भुरभुरा बना लेना चाहिए। इसके लिए पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करनी चाहिए। इसके बाद 3 से 4 जुताई देशी हल या कल्टीवेटर से करनी चाहिए और पाटा लगा देना चाहिए। शलजम की बुआई कतारों में करें, लेकिन बरसात के मौसम में मेड़ों पर लगाना ज्यादा अच्छा रहेगा। कतार से कतार की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर यानी 1.5 से 2.5 हाथ रखें, जबकि बीज से बीज की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर आधे से पौन हाथ। बुआई के 8 से 10 दिन बाद पहली सिंचाई करें। इसके बाद जरूरत पड़ने पर 10 से 12 दिन के अंतराल पर पानी देते रहें। बोने के 25 से 30 दिन बाद मिट्टी चढ़ा दें। इसकी 2 से 3 निराई और गुड़ाई करनी पड़ती है। शलजम में व्हाइट रस्ट, सर्कोस्पोरा, पीला रोग, अल्टरनेरिया और पर्ण अंगमारी जैसी बीमारियां हो सकती हैं। शलजम में माहू, मूंगी, बालदार कीड़ा, सुंडी, आरा मक्खी और डायमंड बैक मोथ जैसे कीटों का भी हमला हो सकता है। बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह से दवा का छिड़काव करें। और आइए जानते कुछ और खबरें खास खबर में।
कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर के विरोध में 7 ट्रेनी डॉक्टर 6 अक्टूबर से अनशन पर बैठे हुए हैं। 10 अक्टूबर की रात एक ट्रेनी डॉक्टर अनिकेत महतो की हालत गंभीर हुई थी, जिसके बाद उन्हें आरजी कर अस्पताल में आईसीयू में भर्ती कराया गया। आईएमए के अध्यक्ष ने जूनियर डॉक्टरों की स्थिति पर चिंता जताई और कहा कि आईएमए इन जूनियर डॉक्टरों के साथ खड़ा है और उनकी मांगों का पूरी तरह से समर्थन करता है। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में सीमा सुरक्षा बल ने 3.5 करोड़ रुपए मूल्य के 4.671 किलोग्राम सोने के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। ट्रेन संख्या 12578 मैसूर दरभंगा एक्सप्रेस तमिलनाडु के चेन्नई डिवीजन के कवरपेटाई में दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। रेलवे सूत्रों का कहना है कि मैसूर दरभंगा एक्सप्रेस एक खड़ी मालगाड़ी ट्रेन के पिछले हिस्से से टकरा गई। हादसे में ट्रेन के 10 डिब्बे पटरी से उतर गए। घटना में कुछ यात्रियों के घायल होने की सूचना है। रेलवे राहत और बचाव कार्य में जुटा है। चेन्नई सेंट्रल से मेडिकल रिलीफ वैन और बचाव दल को रवाना किया गया है। रतन टाटा के गुजरने के बाद उनके सौतेले भाई नोएल टाटा भोंगे नोएल टाटा टाटा ट्रस्ट के नए चेयरमैन। ये चयन कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा किया गया। आयकर विभाग ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अब तक 13,57,000 करोड़ रुपए से अधिक प्रत्यक्ष कर संग्रह किया। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने एसएमई कंपनी ट्रैफिक्सोल आईटीएस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की ओर से आईपीओ दस्तावेजों में किए गए खुलासे की विस्तृत जांच का फैसला किया। बीएसई को एसएमई के शेयर सूचीबद्ध करने की दिशा में आगे सेबी की जांच 30 दिन के भीतर पूरी हो जाएगी। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 4 अक्टूबर को समाप्त सप्ताह के दौरान 3.709 अरब डॉलर घटकर 701.176 अरब डॉलर रह गया। आरबीआई ने जारी किए आंकड़े। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।